जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 विज्ञान कुमार मित्तल बुक से, भाई जिसको नगीन प्रकाशन बोलते हैं, उस बुक से जो है विद्युत चैप्टर की जो है आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो कि ये पार्ट वाइज पार्ट आपका चल रहा है, जो कि ये 61 से लेकर 65 तक आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हम पार्ट की बात करें तो ये हमारा पार्ट 12 है, ये हमारा पार्ट 12 है। अगर आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको सारी सवालें मिल जाएंगी, और इसके लिए हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 61 है, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 61 में क्या बोला गया है कि भाई निम्नांकित परिपथ में, और जितनी भी सवालें हम लिए हैं सब के सब नई बुक से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नई बुक में क्या है कि थोड़ा सवालें कुछ ज़्यादा दी गई हैं। तो निम्नलिखित परिपथ में जो है प्रतिरोध जो है ये 10 वोल्ट है। प्रतिरोध कितना है? 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी, एक आदर्श का बैटरी मतलब है कि कोई बैटरी है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ज्ञात करना है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, और दूसरा क्या ज्ञात करना है? परिपथ में धारा निकालना है, और तीसरा जो निकालना है ए और बी के मध्य जो है हमें क्या निकालना है? ए और बी के मध्य विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पर ए रहेगा, ए और बी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर ए रहेगा। किताब में भी शायद ए और बी भूल गया है देने को, तो यहाँ ए रहेगा और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? बी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि ए और बी के मध्य हमें प्रतिरोध चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ए और बी के मध्य जो है प्रतिरोध निकालते हैं चित्र की सहायता से। आप लोग एग्जाम में भाई चित्र को उतारिएगा, सवाल तो नहीं उतारना लेकिन चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि ए और बी के बीच जो है हमें क्या चाहिए? मध्य प्रतिरोध चाहिए। जब मान लो ए यहाँ पर पहला डाल देते हैं, तो ए और बी का मतलब है कि यहाँ से करंट प्रवाहित की गई है, मतलब करंट तो यहाँ से जाएगा। मान लो करंट यहाँ से प्रवाहित हो और केवल यहाँ से प्रवाहित हो, तो इसके बीच का जो ये प्रतिरोध है इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए जब कोई धारा भैया ऐसे जाए और इधर जाने की वजह से मान लो धारा जाएगी तो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब कोई भी धारा अगर 2 भागों में बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में ये समांतर क्रम हो जाता है, लेकिन अगर धारा 2 भागों में ना बटे ना तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी क्रम में होता है। जैसे ये धारा इधर और इधर जाके बढ़ जाएगी, लेकिन मान लो अब इधर की धारा हटाओ, जो धारा ऊपर जाएगी ना, जैसे मान लो यहाँ पर कोई धारा गई तो ये धारा इसमें से होकर ऐसे जाएगी, इसमें से होकर इसमें जाएगी, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में पड़ रहा है। जब दोनों एक ही लाइन में पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी क्रम होता है। तो ये ऊपर का देखिए 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ का अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मतलब पहला 4, R2 का मतलब दूसरा 2 है, तो ये हो जाएगा 4 2 6 ओम हो जाएगा। सेम वैसे ही पुनः नीचे आएंगे, ऊपर का हो गया तो ये 2 और 1 लाइन में है, इसका मतलब ये भी हमारा श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। 2 ओम तथा 1 ओम क्या है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर दूसरा R निकलेगा, तो ये पहला R निकाले R डैश किए हैं, और ये दूसरा R निकालेंगे तो ये हो जाएगा R डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R डबल डैश हो जाएगा। तो R डबल डैश जो आएगा कितना आएगा चेक कर लो। R डबल डैश जो आएगा 2 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 ओम। अब इसका टोटल हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुल्य, यहाँ पर लिखेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों जो है, देखिए ये करंट उधर भी जाएगा और यही करंट इधर भी आएगा, तो ऐसे कंडीशन में दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर का R डैश तथा नीचे का R डबल डैश। यहाँ पर लिखेंगे R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो भाई समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R होता है, बराबर का 1/R1 प्लस 1/R2, प्लस में R3 भी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ही प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। तो 1/R बराबर R1 का मतलब पहला वाला और R2 का मतलब दूसरा R डबल डैश है। अब उसके बाद जो है 1/R बराबर R1 के जगह पर हम कितना रखेंगे? 6 ओम रखेंगे, तो 1/6, और R डबल डैश की जगह पर हम 3 ओम इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद 1/R बराबर 6 में से अगर हम 3 को घटाएं तो ये 6 आएगा। 6 कन्नम 6 एक बार में, 1 कन्नम 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 2 बार में, 2 कन्नम कितना हो जाएगा? 2 होगा। भाई लघुत्तम तो इतना आपको आता होगा। अब उसके बाद
ये हो जाएगा 1/r, 2 एक कितना हो गया 3 बटे का 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, और r का नाम r तिरछा गुणा करेंगे और इधर करेंगे 2 का नाम 2 होगा। इसका जो पहला वाला जो आंसर आ गया, ये हमसे बोला था कि a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो a और b के जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो 2 ओम आया, तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। जो पहला आंसर है यहाँ पर हम गोला लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बोला है, दूसरा हमसे बोला है परिपथ में धारा बताना है। परिपथ का मतलब इसमें धारा बताना है, और इसमें का जब हम धारा बताएंगे तो ध्यान देना, धारा बताने के लिए तो भाई हमको तुल्य प्रतिरोध टोटल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धारा बताने के लिए केवल ए और बी, पहला पूछा था ए और बी के मध्य का प्रतिरोध, तो ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध था वो हमारा कितना है, वो हमारा 2 ओम है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है धारा निकालने के लिए हमें टोटल प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर सेकेंड के लिए लिखेंगे अब तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि टोटल निकालना है, तो टोटल का मतलब आप लोग सुनिएगा, टोटल का मतलब है ये जो पूरा निकला है ना, ये पूरा जो निकला है ये 2 ओम आया है, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो 2 ओम आया है, और ये पूरा 2 ओम आया है, और यहाँ पर 3 ओम है, तो ये चेक करो ये टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 ओम यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो ये धारा इसमें से होकर आगे बढ़ते हुए आएगी, फिर इसमें से होकर जाएगा, मतलब ये एक लाइन में ही पड़ जाएगा, पर थोड़ा तिरछा है, सीधा करने पर लाइन में, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा किस क्रम में पता है, ये दोनों हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो ये वाला कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो निकाले हैं वो R जो निकाले हैं यहाँ पर देख सकते हो ना, R कितना है 2 है, तो ये हो गया 2 ओम, और प्लस में, और यहाँ नीचे कितना बचा है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 ओम हो जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध है, मतलब फाइनल टोटल का, और ये भी तुल्य प्रतिरोध लेकिन केवल ए और बी के बीच का, तो ये हो गया। अब यहाँ धारा निकालेंगे तो होता है फार्मूला V बराबर IR होता है, तो वोल्ट कितना है चेक कर लो, 10 वोल्ट है, वोल्ट कितना है 10 वोल्ट है, I हमें निकालना है, R कितना है, तो R कुल वाला लेंगे 5 है, तो I बराबर हो जाएगा 10, 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 2 बराबर I, आगे पीछे करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये दूसरा आंसर आ गया I बराबर 2 एम्पियर, क्योंकि हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा है A और B के मध्य विभवांतर, मतलब केवल इतने और इतने के मध्य हमें विभवांतर चाहिए, विभवांतर का मतलब V। तीसरा नंबर, तो हम विभवांतर V बराबर क्या होगा IR, तो अभी हमने I निकाला 2 ओम, 2 ओम कह रहे हैं 2 एम्पियर, I कितना निकला है 2 एम्पियर, 2 हो गया। R की बात है तो R हमें कौन सा रखना है पता है, A और B के बीच वाला, टोटल नहीं रखना है, A और B के बीच वाला, तो A और B के बीच वाला आप यहाँ चेक कर सकते हो कितना है, A और B के बीच वाला कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया, जो कि इसका 3 आंसर था, और तीनों आंसर जो है आपके सामने हैं, और काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। जो कि भाई देखिए इसमें की सवालें काफ़ी आसान होती हैं, बस ये है कि भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके समझ में भी आएगा, और उतनी ज़्यादा सवाल को आप कर भी पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 62। अगर हम सवाल नंबर 62 की बात करें, सवाल नंबर 62 जो है आपके सामने है। देखिए इसमें आप बुक में देखेंगे तो हो सकता है कुछ संकेत दे, लेकिन एग्जाम में आपको संकेत नहीं देता है। तो यहाँ पर है एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान जो है 10 एम्पियर है। तो 10 एम्पियर जो है ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को हम लोग I से दिखाते हैं, तो I बराबर कितना है 10 एम्पियर, कितना हो गया 10 एम्पियर। फिर उसके बाद प्रति सेकेंड का मतलब क्या है पता है कि T बराबर जो है, यानी कि जो टाइम है ना वो 1 सेकेंड है, प्रति माने 1 होता है, 1 सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद इसमें बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो है हमें गणना करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब n हमें निकालना है, और जो कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको हम E बोलते हैं, ये दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमें दिया है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला को पता होगा, Q बराबर n होता है। अच्छा एक फार्मूला और होता है, Q बराबर IT होता है कि नहीं, ये हमारा समीकरण 1 कर दो, इसे हम समीकरण 2 कर देते हैं। यहाँ देखो Q बराबर n, Q बराबर IT, जब Q आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि ये n बराबर, मतलब जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा IT होगा। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना n है, तो n का मान मतलब n को बचा लीजिए, तो IT बटे में क्या हो जाएगा E हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला रटना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो I कितना है, I हमारा 10 एम्पियर है, टाइमिंग कितना है 1 सेकेंड है, E कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है। तो अब यहाँ पर देखिए 10 × 10 हो जाएगा बटे में 1.6,
10 की पावर जो 19 है ना, इसको ऊपर कर दो। जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर कोई भी संख्या नीचे है, ऊपर आने के बाद वो प्लस में हो जाती है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए एक अंक बाद है, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। 100 10 था, 100 हो जाएगा। अब बटे में 16, पॉइंट गायब हो गया। इंटू में 10 की पावर 19, इसको हम साइड में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप जब भाग दोगे, 16 भागे अगर आप 100 करते हो तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, घटाने पर 4। पॉइंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और 16 दूनी, यहाँ नहीं, 16 दूनी 32 होगा, 8 बचेगा। पॉइंट बढ़ाने के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 16 पंचे 80 होकर ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 6.25। इंटू में 10 की पावर क्या करेंगे? 19 करेंगे। और यहाँ पर जो यन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो जो आया आंसर 6.25 गुणे 10 की पावर 19, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, जो कि आप देख सकते हो। ये सवाल काफ़ी आसान थी और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको भाई लिखने में छूट जाता है तो आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 63, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान है। और सन 2020 के एग्जाम में और 24 के एग्जाम में ऐसे मतलब 2-3 बार जो है 63 नंबर सवाल पूछी भी गई है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 63, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सवाल नंबर 63 जो है भाई आपके सामने है। इसमें बोला गया है एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। तो किलोवाट जो है ना, ये पावर है। 2.3 है, ये पावर है। पावर का मतलब होता है पी बराबर है 2.3 किलोवाट है। क्या है? 2.3 किलोवाट है। तो सबसे पहले इसको हम किलोवाट को हटाते हैं, तो P बराबर होगा 2.3। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो यहाँ पर 1000 वाट करेंगे, और इसे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 23000 वाट आएगा। कितना आएगा? 23000 वाट है। और एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो ये 2300 वाट हो जाएगा। जो इसमें सामर्थ्य यानी कि P है वो कितना है? 2300 वाट है। फिर उसके बाद बोला है ये 30 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 230 वोल्ट रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। 230 वोल्ट, वोल्ट जो होता है ये V का मात्रक है। V बराबर कितना है? V बराबर 30 वोल्ट। V बराबर कितना होगा? 30 वोल्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए, इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी? विद्युत धारा का मतलब है, सबसे पहले हमसे I पूछ लिया है, तो यहाँ पर हो गया I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद इसमें प्रतिरोध की गणना करो। प्रतिरोध का मतलब R बराबर भी हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद क्या बोला है? यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटा तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितनी किलोवाट जो है, कितने किलोवाट जो है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा, हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ पर ऊर्जा बराबर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा भाई किताब का मतलब टू कॉपी है, भाई किताब है, तो यहाँ पर हमें संकेत दिया, लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं देगा, तो फार्मूले आपको तैयार करना होगा। बाकी अभी जो है यहाँ पर एक फार्मूला है P बराबर VI। क्या है? P बराबर VI। पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा I निकल जाए। तो V कितना है? V हमारा हो गया 2300 बराबर V कितना है? 30 गुणे I कितना है? हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 230, पक्षांतर कर देंगे, 30 हमारा बटे में आएगा, इक्वल का क्या हो गया? I हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए, हाँ भाई V बराबर 30 आपको बुक में दिया है, लेकिन आपको 230 बनाना होगा। कितना? 230 बना के रखना है। तो ये 230 अभी आपको इसमें दिखाए थे, बाकी ये देखो, ये देखिए आपको इसमें 30 ही रहेगा, लेकिन 230 आपको बनाना पड़ेगा। आंसर आप मैच करा लीजिएगा, आंसर आपका 100% मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए 230, तो इसको अब यहाँ पर कितना है? 00 है। जब इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10 बराबर हो गया I, और I बराबर कितना आ गया? 10 एम्पियर। I कितना आ गया? 10 एम्पियर आ गया। ये पहला आंसर हमारा फाइनल हो गया। दूसरा क्या बोला है? R बोला है, तो इसका फार्मूला काफ़ी आसान होता है। अभी आपने भाई उसमें संकेत में देखा था, P बराबर होता है I स्क्वायर R होता है। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो भाई P का मान जो है ये 2300 है। I का मान हम अभी निकाले हैं 10 है। I का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुणे 10, और हमें R तो निकालना ही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2300, 10 दाम 100, इसका पक्षांतर कर दो, 100 यहाँ पर आ जाएगा बराबर R। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर 23 बराबर R हो जाएगा। इसको आगे पीछे करेंगे तो R बराबर 23, और R का जो मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। फिर उसके बाद देखिए, ये पहला था, फिर दूसरा हो गया। अब तीसरा, यहाँ पर देखो, तीसरा क्या बोला है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब जो होता है, ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ये पावर गुणे समय होता है। मतलब कितना पावर है और कितने समय में मतलब ये यूज हुआ है। तो भाई अगर पावर की बात करें तो इसमें क्या है? देखिए, अगर हम इसमें
पावर की बात करें तो पावर मतलब पीपी कितना है, 2300 है। कितना है, 2300 है। अब यहाँ पर टी का मतलब टी नहीं रहेगा, यहाँ पर ऊर्जा पीवी रहेगा। ऊर्जा पीवी होता है, क्या होता है, पीवी होता है। लेकिन ऊर्जा जो है यहाँ पर पीवी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पीवी फार्मूला होता है। यहाँ पर दिया है पीटी दिया है, यहाँ पर आप देखिए कहाँ गया। अच्छा टाइमिंग, अच्छा यहाँ पर देखो आगे कुछ बोला गया है ना, सही है, पीटी ही फार्मूला होगा और ये दिया भी है पीटी। यहाँ पर देखिए पीटी दिया है, तो इसका जो फार्मूला होगा ये पीटी ही होगा भाई, पीटी ध्यान रखना, क्या है, टी है। और यहाँ पर टी दिया है, इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाता है। 10 घंटा मतलब टी दिया है, तो टी कितना है, 10 घंटा है। तो टी के जगह पर 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 23,000 वाट होगा, क्योंकि ये वाट में है। किलो वाट था लेकिन हमने वाट में चेंज किया। इसको हम एक काम करते हैं, फिर से किलो वाट में कर देते हैं। तो 23 गुणे 1000 वाट कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ गुणा कराने पर वही आएगा। तो 23 1000 वाट को हम लिखेंगे किलो वाट में। किलो वाट, ये आप हिंदी में लिखना चाहो किलो वाट या फिर KWH कर दो, ये भी सही है। और ये हमारा ऊर्जा आ जाएगा, जो कि ये हमारा तीसरा आंसर है। और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सवाल थे। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 63 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 64। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 64 जो है, आप देखिए सवाल नंबर 64 में क्या बोला गया है। लोहे के एक तार की लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A1 है, वह प्रतिरोध क्या है, 5 है। मतलब इसका मतलब है जो लंबाई है L1 वो L1 ही है। फिर उसके बाद जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A है, वो A1 जो है मतलब पहला वाला है A है। उसके बाद प्रतिरोध जो है R1 है वो 5 ओम दिया। कितना दिया है, 5 ओम दिया। ये हो गया। फिर उसके बाद यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। लंबाई कितना की जा रही है भाई, दोगुना। तो जो लंबाई यल थी, एक काम करते हैं, L1 को हम यल ही रहने देते हैं और A1 को हम A ही रहने देते हैं। तो जो दूसरी लंबाई है ना, वो पहली लंबाई की दुगनी हो जा रही है। कह रहे लंबाई को मतलब फिर से क्या बोला है कि लंबाई को हम दुगना कर दें। तो लंबाई L1 जो यल थी ना, अब दूसरी लंबाई जब दूसरी बार करेंगे तो उस लंबाई को हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि लंबाई को हमें क्या करना है, दोगुना करना है। ये देखिए दोगुना कर दी जाए जिससे उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो आयतन का मतलब जो आयतन A2 जो बनेगा ना वो A ही रहेगा, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, नए तार के प्रतिरोध की गणना करो। तो नए तार प्रतिरोध मतलब R2 जो निकल कर आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, फार्मूला आपको यहाँ पर दिया है। R1 बराबर होता है रो L1 बटे A1। तो R1 बराबर होता है, इसको रो बोलते हैं, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध है, L1 बटे A1। ये हो गया, समीकरण करते हैं। और अगर हम दूसरे के लिए प्रतिरोध की बात करें तो ये हो जाएगा रो L2 अपान A2 हो जाएगा, जो कि ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसी दोनों को क्या काम करते हैं, बटे में कर देते हैं। R1 के बटे में हम R2 कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि लगा देंगे या फिर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो R1 कितना है, रो है L1 बटे A1 बटे में रो L2 बटे A2 हो गया। तो ये रो से रो कट जाएगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध आपका कट गया। तो ये हो जाएगा R1 बटे का R2 बराबर, ये बाहर बाहर के हिसाब से होगा L1 A2 और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा A1 L2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या काम करो, सबका मान रखिए। तो R1 कितना है, R1 यहाँ पर देख सकते हो 5 है, R2 तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर L1 कितना है, तो L1 हमारा L है। और फिर क्या है, A2 है, A2 कितना है, ये A ही है, बटे में जो है क्या है, A1 है। तो A1 जो है हमारा ये भी A है। फिर इसके बाद क्या है, L2 है। तो L2 जो है ये लंबाई दुगुना हो गया, तो 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर L से L कट गया, A से A कट गया, तो ये 5 बटे का R2 बराबर, ये सब कट गया तो 1, नीचे 2 बचा है। तो ये हो जाएगा R2 का नाम R2 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 ओम हो जाएगा। तो R2 जो आ गया, ये पूछा था ना कि हमारा जो है R2 बताइए, R2 का मतलब दूसरा प्रतिरोध। तो जो दूसरा प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ भाई, इसका आप आंसर शीट में चेक करेंगे तो शायद आंसर शीट में 20 है, बाकी जहाँ तक है वो इतना ही आएगा। बाकी जो डाउट रहेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है हम चर्चा करेंगे इस पर। और बाकी हमारे हिसाब से यही हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर 10 आएगा या 20 आएगा। भाई आंसर तो 20 दिखा रहा है, जो कि फार्मूला भी यही है, हर चीज़ रूल यही है। और यहाँ पर 10 आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आंसर शीट में भी आंसर जो है गलत रहता है। बाकी आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 65। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 65 की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सवाल नंबर जो 65 है वो आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विद्युत परिपथ में ये विद्युत परिपथ है, जो कि भाई इसका चित्र, चलिए पहले हम क्या काम करते हैं, बना लेते हैं। और आप लोग भाई देखिए, चित्र पहले बना लीजिएगा। आप लोग
चित्र को बना देते हैं, आपके सामने जो है चित्र को बनाते हैं, आप लोग भी चित्र बनाते चलिएगा। चित्र ऐसे है, फिर यहाँ पर जो है बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक, बैटरी मान लो इसे जुड़ी हुई है, और फिर उसके बाद धर गया हुआ है। यहाँ पर जो है 3 प्रतिरोध लगे हैं, और ये 3 प्रतिरोध हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भाई, चित्र को हम वैसे बना लिए हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, R1 R2 R3 ये 30 ओम है। R1 R2 R3 क्या है, 30 ओम है। तो R1 R2 R3 ये कितने हैं, 30 ओम है, 30 ओम। तो R1 R2 R3 ये तीनों सेम है, मतलब 30-30 सब है। फिर उसके बाद R5 और R4 जो है ये 10 ओम है। R4 जो है ये कितना है, 10 ओम है, और बचा 5 और 6। तो R5 और R6 जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये कितने हैं, ये 40 ओम के हैं। कितने हैं, ये 40 ओम है, 40 ओम। और वोल्ट दिया है V बराबर 16, ये तो दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले ये चेक करना है आखिर इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें पहले क्या पूछा है, प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली। आंतरिक प्रतिरोध चलिए जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, 0 है। फिर बोला है प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5 R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः L1 L2 L3 L4 L5 L6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये सब की गणना करना है। मतलब सबसे पहले तो हमें धारा निकालना है, और धारा निकालने के बाद सभी प्रतिरोध के अंदर की धाराएं चाहिए। मतलब इसमें कितनी धारा जा रही है, इसमें कितनी धारा यूज हो रही है, इसमें कितनी धारा है, इसमें कितनी धारा, मतलब सब में हमें धारा बताना है और सब के अंदर विभवांतर बताना। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 R4, मतलब इन सब में बहने वाली धारा, और हमें क्या चाहिए, विभवांतर। मतलब सीधा अगर आप समझिए तो जितना ये प्रतिरोध है, सब प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं बतानी है, और सब में अलग अलग जो है विभवांतर। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी पता है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध की शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्या बोलते हैं, धारा I निकालना होगा, और I निकालने के लिए हमको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहले तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले मान लो ये धारा इस दिशा में जा रही है, तो धारा जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से ये 3 भागों में बटेगी। तो पहले हम ये चेक करते हैं आखिर इस पूरे में जो है टोटल प्रतिरोध कितना है, मतलब इसके अंदर केवल R1 R2 R3 में तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो अगर हम इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें चित्र में R1 तथा R2 तथा R3, मतलब ये तीनों जो है ये किस क्रम में है, ये श्रेणी समांतर क्रम में है। तो R3 समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो इसका हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/, अभी भी ये प्रतिरोध बचा है तो ये तुल्य का मतलब यहाँ पर R डैश होगा। तो R डैश 1/R डैश बराबर 1/R1 होता है, फिर 1/R2 होता है, फिर 1/R3, R1 R2 R3 होता है। तो 1/R डैश बराबर 1/R1, R1 का मतलब कितना है, 30, I2 का मतलब कितना है, 30, 1/R3 का मतलब कितना है, 30 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/R1 बराबर 30 मिल ही रहा तो 30 को लिखेंगे, ऊपर 1 + 1 + 1 हो जाएगा। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे 1/R1 बराबर, तो ये होगा 1 2 3, तो 3/30 होगा, 3 का नाम 3, 3 9 30 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे R डैश का नाम R डैश 10 का नाम 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब उसके बाद एक काम करिए, यहाँ का तो निकल आया, यहाँ का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, ये भी हमारा जो है यहाँ से करंट ऊपर और नीचे आएगा, इसका मतलब ये भी R5 और R6 जो है ये भी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में होंगे, सबसे पहले हमें धारा निकालना है, समांतर क्रम में होंगे। तो फिर इतना कहने के बाद यहाँ पर भाई फार्मूला वही 1/R, R के लिए यहाँ पर R डबल डैश करना होगा, क्योंकि R डैश यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, तो R डबल डैश निकालना है। तो 1/R5 होगा, R6, R1 होता है, R2 होता है, तो R1 की जगह R5 है और I2 की जगह पर R6 है। तो 1/R डबल डैश इक्वल 1/R5 और 6 कितना है पता है, ये 10 40 है, तो 40 + 1/40 होगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 1/R डबल डैश 40 का लासा 40 होगा, 1 + 1, तो 1/R डबल डैश 1 1 2/40 होगा, 2 का नाम 2 दूनी 4, 2 0 0, R डबल डैश का नाम R डबल डैश और 20 का नाम क्या होगा, 20 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक बार तो हमें पूरा का पूरा भाई फाइनली तुल्य प्रतिरोध चाहिए। क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध को हम R से ही केवल दिखाएं, केवल R से दिखाते हैं तुल्य प्रतिरोध को। तो देखिए ये वाला जो पार्ट था ना,
ये वाला जो पार्ट था ये हमारा 10 ओम निकल कर आया है टोटल। फाइनली ये पूरा कितना निकल का है 10 ओम, और ये R2 R4 है, और ये फाइनली जब निकला कितना पता है, ये 20 ओम निकला है, जो कि अभी यहाँ पर हम निकाले हैं कितना 20 ओम निकाले हैं। अब अगर आप देखो तो ये तीनों एक ही लाइन में पड़ जा रहे हैं। धारा यहाँ से जाएगी पहले इस पूरे में होकर आगे बढ़ेगी, तो जो धारा यहाँ से निकलेगी फिर इसमें होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर इसमें होगी, मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में पड़ जा रहे हैं। और श्रेणी क्रम के लिए हमें सबको जोड़ना है, तो पहले 10, फिर R की पावर वो R4 हो गया, फिर जो है 20, 10 हो गया, तो यहाँ 10 प्लस में R4 हो गया, फिर 20 है, तो 10 लिखेंगे। R4 का मान चेक कर लीजिए, R4 का मान कितना है 10 ओम है, तो यहाँ पर 10 करेंगे प्लस का 20, तो ये होगा 20, 30, 10, 40 होगा, तो ये 40 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध तो हमारा हो गया। अब ये तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा नहीं था, अब जो पूछा है उसके लिए हम चलते हैं कि भाई देखते हैं क्या पूछा है। तो R1 R2 ये सब में जो है ये धाराएं हमें बतानी है कि भाई L1 L2 ये सब चीज़ें हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बीच के धारा निकालते हैं। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहाँ पर धारा सभी में पारी पारी निकालने से पहले एक बार तो हम तुल्य धारा निकालते हैं, मतलब पूरा का धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा, तो यहाँ पर धारा निकालेंगे। धारा I बराबर क्या होता है पता है, VR होता है। V बराबर नहीं I बराबर VR नहीं होता, V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से अगर हम I को निकालेंगे तो V अपान R होगा, V अपान क्या होगा R होगा। तो अगर V की बात करें तो V जो है हमारा ये 16 है क्या, शायद जो V है वो कितना है 16 वोल्ट है, और बटे में R कितना आ गया 40 आ गया। 16 का नम नहीं, 4 चौक 16 होगा, 4 दामा 40, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 0.4 एम्पियर की टोटल धारा आएगी। ठीक, कितना हो गया। फार्मूला होता है V बराबर IR, तो I को जब यहाँ निकालेंगे तो ये V अपान R होगा, तो ये V अपान R की है। तो ये हमारा पता है ये टोटल धारा निकला है। अब यहाँ पर आप लोग सुनिएगा, ये हो गया। अब हमसे जो पूछा है चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग लिखना जगह नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, I1 चाहिए, फिर क्या चाहिए I2 चाहिए, फिर क्या चाहिए I3 चाहिए, I4 चाहिए, I5 चाहिए, I6 चाहिए, हो गया। और इसके साथ साथ क्या चाहिए पता है, I के साथ साथ हमको V1 V2 भी चाहिए। तो यहाँ पर V1 चाहिए, V2 चाहिए, V3 चाहिए, V4 चाहिए, V5 और V6 हमें ये चाहिए। तो I का जो फार्मूला होता है ना, ये V अपान R होता है। तो V अपान R का मतलब R1, V अपान R का मतलब R2 के लिए 2, V अपान क्या होगा R3, V अपान R4। थोड़ा भाई इसकी आप चमक तेज कर लीजिएगा, जगह कम है। V बटे R5, V बटे में R6 हो जाएगा। ठीक, इक्वल करते हैं। तो V जो है ना, V हमारा कितना है चेक कर लो। V हमारा ये टोटल ऑलरेडी 16 है। कितना है, V बराबर कितना हमारा 16 है। तो सबके लिए 16 रहेगा बटे में। यहाँ पर भी हमारा ये 16 रहेगा बटे में, यहाँ पर भी 16 रहेगा बटे में, 16 रहेगा बटे में, 16 रहेगा बटे में, 16 रहेगा बटे में। यहाँ पर R1 कितना है रखो, R2 कितना है रखो। तो आप लोग देखिएगा R1 R2 R3 कितना है 30 है। तो R1 R2 R3 कितना है 30 है। तो ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30। R4 जो है ये 10 है, और ये हमारा 40 है। अब यहाँ पर कुल धारा डाल दो, यहाँ पर कुल धारा, तो कुल धारा जो है हमारा कितना 0.4 एम्पियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम भाग देंगे, आप इसको 16/30 को जब काटोगे तो 4 चौक 16, 4 से नहीं कटेगा, 8/2 से कटेगा 8, और यहाँ पर कटेगा 15, 8/15 आएगा। तो 8/15 आएगा। 8/15 को अगर आप दशमलव में जब चेंज करोगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0 होगा, तो 15×5 = 75, 15×5 = 75। या फिर एक काम करो, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा I को थोड़ा भाई ये वाली लाइन गलत है, इसको भी काटेंगे। पहले इसको V बोल्ड देख लीजिएगा, सुनिएगा थोड़ा आप लोग ध्यान समझना। कुल धारा कितना है 0.4 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम इसके लिए लेते हैं। आप लोग भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो यहाँ का जब V निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है IR होता है। तो यहाँ का जो R निकला है वो 10 है, और जो कुल धारा निकल कर आई है, कुल धारा कितना निकल कर आई है 0.4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.4। अब इसका जब आप गुणा कराओगे ना तो ये हो जाएगा 4.0, मतलब 4.0 का मतलब 4 है। तो R1 R2 R3 मतलब यहाँ पर जो आपका V1 V2 V3 लगेगा ना वो केवल 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। तो V1 भी 4 वोल्ट होगा, V2 भी 4 वोल्ट होगा, और यहाँ पर V3 भी 4 वोल्ट हो गया। इतना हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि हम यहाँ वाला जो निकालेंगे V4। तो जब V4 निकालेंगे, समझना, जब हम V4 निकालेंगे तो यहाँ पर V बराबर IR करना होगा। I 0.4 ही रहेगा, और यहाँ का जो R4 है वो 10 है। तो ये 10 चौक 40, ये भी हमारा 4 ही आएगा। कितना आएगा, ये भी हमारा 4 वोल्ट ही आएगा। 10 चौक 40 से कम बाद पॉइंट करेंगे तो ये भी हमारा 4 वोल्ट आएगा। अब 5 और 6 पे निकालना है, तो 5 और 6 का मतलब इसमें आना पड़ेगा।
तो इसमें जो v बराबर फार्मूला होगा आई आर होगा, तो आई तो 0.4 ही रहेगी जो हम निकाले हैं, और आर की बात है तो आर यहाँ पर कितना है 20 है, तो 4 दूनी 8 80 आएगा, पॉइंट लगेगा तो 8.0 मतलब ये 8 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर 8 वोल्ट होगा, दोनों में 8 वोल्ट ही बहेगा क्योंकि दोनों एक ही क्रम में है ना, तो दोनों के लिए 8 वोल्ट ही रहेगा, 8 वोल्ट हो गया। तो भाई ये वाला आंसर आप मैच कराइएगा बुक में, पूरा का पूरा फाइनली मैच करेगा। अब बात आती है इसमें, तो इसमें आप लोग ये जो फार्मूला यूज किए भाई फार्मूले को हटा देते हैं, ये पूरा ये दोनों लाइन आप हटा दीजिए, इसको भी शॉर्टकट में देख लेते हैं, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, इस तरीके से हटा दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो इक्वल लगा देते हैं सब में। आप लोग थोड़ा ध्यान समझना, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए धाराएं, यहाँ से जब धारा आगे बढ़ेगी, जब यहाँ से धारा आगे बढ़ेगी तो समांतर क्रम में धाराएं सेम होती हैं, समांतर क्रम में धाराएं सेम होती हैं, मतलब यहाँ की जो धारा होगी I4 वो हमारा सेम वही आएगा क्योंकि वही आएगा जो धारा हमारा तुल्य है। तो I4 पे तो हम 0.4 कर देते हैं, I4 पे हम 0.4 कर देंगे, आगे एम्पियर की जगह नहीं है, आप लोग एम्पियर लगा लेना। ठीक, I4 पे तो 0.4 ही रहेगा, ये क्लियर है। ठीक, अब बात आती है I1 I2 I3 में। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर धाराएं आएँ, किसमें, इसमें जब धाराएं आएंगी, यहाँ पर जब धारा आएगी तो यहाँ पर जो धारा है वो 0.4 जो आया है तुल्य वाला, तो ये 0.4 ही रहेगा यहाँ पर धारा। लेकिन यहाँ के बाद जब धाराएं आगे बढ़ती जाएंगी तो यहाँ पर आते आते धारा क्या होगी, धारा आधी ऊपर हो जाएगी, आधी धारा इधर आ जाएगी। तो आधी धारा का मतलब यहाँ पर कितना होगा भाई, देखिए सुनिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान सुनना। मान लो यहाँ पर जो धारा बही वो 0.4 थी, कितना थी 0.4 थी, 0.4 इसके से थोड़ा लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो धारा थी भाई इसकी, चलिए इसे से लिख देते हैं, यहाँ पर जो धारा बही वो 0.4 थी। ठीक, ये धारा बहते बहते यहाँ पर 0.4 में इसका बंटवारा हो गया, क्या हो गया, इसका बंटवारा हुआ। अब ये धारा जब आगे यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ पर धारा 0.4 हो गई, फिर धारा आगे बढ़ेगी 0.4 इसमें प्रवाहित हुई जो कि हम लिख दिए हैं, फिर ये धारा 0.4 ऐसे करते करते यहाँ पर आई। तो ये धारा यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ से धारा दो भागों में बटेगी, 0.4 का आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे, मतलब इसमें आधा जाएगा तो 0.2 और इसमें आधा जाएगा तो 0.2, तो 0.22 दोनों में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.2 और यहाँ पर 0.2, धारा आधा आधा क्या हो गया, बट गया। अब सुनिएगा यहाँ पर जब धारा इसमें जाएगी ना, 3 भागों में धारा बट जाएगी, समांतर क्रम में धाराएं बट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सुनिएगा आप लोग, धारा कितना था 0.4 था, ये कितने भाग में बटेगी 3 भाग में। तो 4 पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 4/30 मतलब सब में 4/30 धारा हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, आपको समझना था। तो 4/30 हो जाएगी धारा, तो 4/30 हो जाएगी, 4/30 हो जाएगा, तीनों में सेम ही धारा बहेगी क्योंकि तीनों एक ही साथ जुड़े हैं। तो ये सब हटा के आप इस तरीके से करिएगा और ये जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में भी आपका सही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आप इतना कर चुके रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लिखना और लिख दीजिएगा, समांतर क्रम में धाराएँ बढ़ जाती हैं, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में धाराएँ बढ़ जाती हैं और श्रेणी क्रम में धाराएं सेम होती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि थोड़ा भाई काफ़ी आसान था, थोड़ा नीचे मिस्टेक हुआ था उसको हम बना दिए हैं। ये हमारी सवाल नंबर 65 है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 61 से लेकर 65 तक कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम हो सकता है सवाल 66 से लेकर 70 तक करा दें, उसके बाद जितनी भी सवाल हैं करा देंगे। पुरानी वाली बुक अगर आप इस्तेमाल करें तो आप में शायद 74 ही सवाल होगी, बाकी आप जब नई वाली बुक में देखेंगे तो उसमें 84 सवाल है, क्या शायद 84, हाँ शायद 84 सवाल है। और हम नई बुक से जो है भाई ये 2 कॉपी करा के रखे हैं, देख लेते हैं कितनी सवाल है। हाँ 84 सवाल है, कितनी सवाल 84 सवाल है। और अगर आप ये 84 सवाल देख लेते हैं तो आप नई हो या पुरानी बुक हो सब में आपके मैच करेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं।